अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेशन 7 ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी फॉल 25। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। तो जब आप अपना एक रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस फ्रेज कर लेते हैं और उसके अंदर वेरिएबल्स आपको पता होते हैं, तो हर एक वेरिएबल को आपने कॉन्सेप्चुअली एंड ऑपरेशनली डिफाइन करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने उसको मेजर करना है किसी ना किसी तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक इस चीज़ को देख रहा है कि हम उनको डिफाइन कैसे करेंगे और मेजर कैसे करेंगे। तो ये कहाँ पे वेयर डज इट फॉल इन, तो ये हमारे ओवरऑल फ्रेमवर्क में हमारी जो सेकंड बड़ा ब्लॉक है, इसके अंदर ये जो दो लाइट ब्लू कलर के ब्लॉक्स हैं, फाइनलाइज कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और फाइनलाइज ऑपरेशनल डेफिनेशन, हम आज ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि जितना अच्छा आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर लेंगे, तो आपके लिए उतना आसान होगा कि आप ऑडियंस को बता सकें कि आप कहना क्या चाहते हैं, इस चीज़ का मतलब क्या है। और ऑब्वियसली फिर जब आप क्लियरली, आपको भी वही समझ होगी, आपके ऑडियंस को भी वही समझ होगी, आपकी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वगैरह, तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो उतने ही यूज़फुल होंगे। तो बेसिकली वेरिएबल्स के दो डेफिनेशंस की टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, जिसको ये कह लें कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अब जाहिर है हर कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट या मुश्किल टू डिफाइन नहीं होता। कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बताना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग उसका मुख्तलिफ मतलब ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर बंदा इस वक्त खुश है कि नहीं, इस वक्त वो एनजाइटी में है कि नहीं, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इस चीज़ को आपको फिर एज अ कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। और दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। वो सिंपली ये होती है कि आप इसको मेजर कैसे करेंगे, वो क्या स्केल है जिसको इस्तेमाल करके आप बताएंगे कि ये इसकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वैल्यू कितनी है। तो इस चीज़ को आप मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक नोट्स का जो सेक्शन है हमारा। मुख्तलिफ नोट्स हमने अपने ग्रुप पे कैनवस में रखे हैं, उनमें एक नोट है एफ ए क्यूज़ कॉन्सेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस, तो उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को ज़रा मज़ीद डीप जाके देखते हैं। एक एग्जांपल है जैसे एटीट्यूड। अब कॉन्सेप्चुअली एटीट्यूड का मतलब हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो आप इससे अलग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अ प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली टुवर्ड्स अ पर्सन ऑब्जेक्ट और इवेंट। यानी आपके सामने कुछ होता है, या आपके सामने कोई चीज़ आती है, या आपके सामने कोई बंदा आता है, बंदी आती है, तो आप नेचुरली उसको फेवरेबली रिस्पॉन्ड करेंगे या अनफेवरेबली, उसको अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं एटीट्यूड, ये इस एग्जाम्पल के मुताबिक। अब जब मैं इस तरह डिफाइन कर दूंगा एटीट्यूड को, तो इसका मतलब है कि अब मेरी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि मैं प्री डिस्पोज्ड एटीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। यानी इस जो इंडिविजुअल है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, उसकी नेचर में ये चीज़ है कि जब भी उसके सामने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर शख्स की तस्वीर आएगी तो उसको बहुत खुशी होगी, या उसको गुस्सा आएगा। या उसके सामने अगर रश वाली रोड दिखाई जाएगी उसको, तो उसको एनजाइटी फील होगी, या उसको नेचुरल फील होगा, ये उसका रोज़ का काम है, वगैरह वगैरह। तो कॉन्सेप्चुअली मैंने फिर एटीट्यूड को ऐसे डिफाइन कर दिया। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑन द अदर हैंड जो है वो ये बताती है कि इसी कॉन्सेप्ट को आप मेजर कैसे करेंगे या मैनिपुलेट कैसे करेंगे। मैनिपुलेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है रिसर्च में कि उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। यानी एक शख्स का एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स अ सर्टन स्टिमुलाई, तो आप उसको कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं उस स्टिमुलाई को। वट ऑपरेशंस आर परफॉर्म टू मेजर और मैनिपुलेट द वेरिएबल, आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आप उस वेरिएबल को या मेजर कर रहे हैं या उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड ऑपरेशनल definitions because different researchers will use different ways of measuring or मैनिपुलेटिंग द सेम वेरिएबल। अब रिसर्च में
लोग आपकी रिसर्च जब पढ़ रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे तो आप कि आप क्लियरली बताएंगे कि आपने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे मेजर किया या उसकी वैल्यूज़ कैसे चेंज की। जैसे एटीट्यूड है, उसको मेजर करने के बहुत सारे स्केल हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे आगे, हर चीज़ के गिवन स्केल्स होते हैं। तो आपने कौन सा स्केल इस्तेमाल किया, जब आप किसी एक स्केल का मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके इस्तेमाल से फिर अगली रिसर्चर को बड़ा क्लियरली समझ आ जाता है कि आपकी रिसर्च कैसे चलेगी। तो आपने फिर हर वेरिएबल को, जितने भी आपके रिसर्च फ्रेमवर्क के अंदर वेरिएबल्स हैं, उसको ऑपरेशनलाइज करना होता है, ताकि आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, ताकि आप अपनी रिसर्च क्वेश्चन का जवाब निकाल सकें। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसको आप कैसे मेजर करेंगे? तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको कैटेगराइज करें कि हाई, मिडिल या लो है इसका एक इंडिविजुअल का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। या आप कह सकते हैं कि इसकी ईयरली अर्निंग 50 लाख से ज़्यादा है, इसकी ईयरली अर्निंग 25 से 50 लाख है, इसकी ईयरली अर्निंग 10 से 25 लाख है, एंड सो ऑन। तो ये सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि हो सकता है आप हाई को 50 से 25 तक रखें, कोई और शख्स रिसर्च करते हुए हाई को शायद 20 से 10 तक रखे। तो सिर्फ हाई से पढ़ने वालों को, आपके ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि आपने एक्चुअली क्या मेजर किया, आपकी ऑडियंस के एक्चुअल लेवल्स क्या थे। लेकिन अगर आप क्लियरली ये जो ग्रीन वाला डेफिनेशन है इसको रख लेंगे तो उनको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपने किन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को रिसर्च में शामिल किया था। ऑपरेशनलाइज करना किसी हाइपोथेसिस को, यानी आपके पास एक हाइपोथेसिस है और उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखना, इसको हम ऑपरेशनलाइजिंग कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे। हाइपोथेसिस है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड क्रिएटिविटी। तो अब सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ है और क्रिएटिविटी क्या चीज़ है? तो इसको ऑपरेशनलाइज मैंने ऐसे किया कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्कोर्स ऑन द कूपर स्मिथ सेल्फ एस्टीम स्केल एंड द स्कोर्स ऑन टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे मैंने एक ही, चूंकि एक मैंने इस्टेब्लिश्ड स्केल इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने कॉन्सेप्चुअली भी एक ही गो में डिफाइन कर दिया और ऑपरेशनली भी। तो आपने बेसिकली, या मैंने ये बता दिया कि मैं कौन कौन से ऑपरेशनल प्रोसीजर्स इस्तेमाल करूँगा ताकि इन दोनों को मैं मेजर कर सकूं। अब ये कूपर स्मिथ क्या चीज़ है, टॉरेंस टेस्ट क्या चीज़ है, ये मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ एक और चीज़ शेयर करके। तो ये देखिएगा, ये कूपर स्मिथ टेस्ट की एक समरी है। दिस स्केल इज डिजाइंड फॉर एन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ग्लोबल सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पे एक पूरी इन्वेंट्री है। ये जो राइट साइड पे आप देखें तो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डे ड्रीमिंग। इस तरह नीचे देखें, आई लाइक एवरी वन आई नो, आई एम पॉपुलर विद पीपल ऑफ माई ओन एज। इस तरह बहुत सारे 58 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, या फ्रेजेस हैं। तो इसमें आप या लिखते हैं लाइक मी या अनलाइक मी, यानी ये मैं इस तरह का हूँ या इस तरह का हूँ। और जब आप सबको स्कोर कर देते हैं तो फिर ये स्कोरिंग की कुछ गाइडलाइन है। और यहाँ पे फिर मैन एंड वुमन का दिया हुआ है कि अगर मर्दों का 47 नंबर आ जाए तो ये स्ट्रांगली अबव एवरेज है, लेकिन अगर 32 से भी कम आएंगे तो सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज है। इसी तरह टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जो है, इसको देखिएगा। इसमें बेसिकली 4 स्केल्स होते हैं ये जो लिखे हुए हैं, एक फ्लुएंसी, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक ओरिजिनलिटी, और एक एलेबोरेशन। तो बेसिकली जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं उनमें और आम लोगों में जितनी वो मीनिंगफुल और रेलेवेंट आइडियाज जनरेट करते हैं उस चीज़ का फ़र्क होता है। उनकी रिस्पॉन्स में वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एक रेंजेस में बात करते हैं, कुछ आधे करते हैं आधे नहीं करते, तो फिर आप उनको क्रिएटिव या नॉन क्रिएटिव मेजर कर सकते हैं। इस तरह ओरिजिनलिटी जो है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या बाकी सबकी तरह है या उसमें कोई रेयरिटी है। और फाइनली आप कितनी डिटेल में रिस्पॉन्स देते हैं। तो इन 4 स्केल्स पे मेजर करके आप बताते हैं कि ये इंडिविजुअल क्रिएटिव है, यानी अगेन इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। अब मैं, आप में से जो इंटरेस्टेड हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, इसको आम जुबान में ये समझ लें कि जिसको हम आईक्यू टेस्ट कहते हैं, ये वो वाली चीज़ है। आजकल इसका SB5 वर्जन चल रहा है, आईक्यू टेस्ट जो स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट होते हैं। इसी तरह ये एक है यहाँ पे SUDS स्केल या सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल।
इस पे आप लोगों के जवाब लेके तो उन आप ये बात ये मेजर कर सकते हैं कि वो इस वक्त स्ट्रेस में है कि नहीं है। तो द आइडिया इसके बहुत सारे स्टेब्लिश्ड स्केल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेशनल और कंसेप्चुअल डेफिनेशंस की। फॉर एग्जांपल, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये एक वेरिएबल है। इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू डिस्क्राइब वन सेल्फ। आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन है स्कोर्स ऑन कूपर स्मिथ सेल्फ एस्टीम इन्वेंट्री। इसी तरह नीचे आप देखें तो दो और वेरिएबल्स हैं जिनके कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं। एक में टीटीसीटी इस्तेमाल हो रहा है और एक में स्टैनफोर्ड बिने या आईक्यू टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पीछे मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी वो इस्टेब्लिश स्केल्स की हैं। अब थोड़ी देर में मैं आपको वो स्केल्स बताऊंगा जो आप खुद बना सकते हैं। तो आपके जो मेजरमेंट स्केल्स होते हैं वो नॉमिनल हो सकते हैं, ऑर्डिनल हो सकते हैं, इंटरवल हो सकते हैं और रेशो हो सकते हैं। ये सब क्या है? नॉमिनल को आप ये समझें कि नेम से निकला है। नॉमिनल यानी जिस चीज़ का कोई नाम होता है या कोई टाइटल होता है उसको हम नॉमिनल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेंडर क्या है, जब आप पॉसिबल है मेल या फीमेल, तो एक नाम मेल है एक फीमेल। इसमें ये कुछ नहीं पता चल रहा कि बेहतर कौन सा है, लंबा कौन सा है, अमीर कौन सा है, गरीब कौन सा है, पहले किसको रखें बाद में किसको रखें, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ नाम है। इसी तरह आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो मैं फ़ोन एप्पल, सैमसंग, क्यू, ओप्पो, शार्प, कुछ कोई नाम है मुख्तलिफ। ये कभी आपने इसमें कहीं ये नहीं रखा कि एक को दूसरे पे प्रायोरिटाइज करें, एक दूसरे से मोटा है पतला है, एक दूसरे से स्टोरेज ज़्यादा है कम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। इससे अगला स्केल है ऑर्डिनल स्केल। इसमें चीज़ें ऑर्डर्ड होती हैं। यानी इसमें आप बता सकते हैं कि पहले ये आता है फिर बाद में ये आता है बाद में ये आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईक्यू टेस्ट की बात की, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट की, तो उसमें आप बता सकते हैं कि 150 से 150 से 40 टॉप के, फिर 140 से 30 सेकंड ईयर, फिर 130 से 20 थर्ड ईयर वगैरह वगैरह। तो आपने ऑर्डर में ले आए हैं उसको। ऑर्डर के ऊपर अगला जो स्केल होता है वो इंटरवल स्केल होता है। इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो ऑर्डर में थी, यानी नेम्ड भी होते हैं और ऑर्डर्ड भी होते हैं। इसके साथ साथ इनका डिस्टेंस भी मेजर किया जा सकता है। यानी आप आप स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में ये नहीं बता सकते कि 130 नंबर लेने वाला 120 नंबर लेने वाले से कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उससे अगली कैटेगरी में है, लेकिन कितना ज़्यादा है ये नहीं पता। इंटरवल में आप ये भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आर सर्विसेज। वेरी सैड से लेके वेरी अनसैट तक आप जवाब दे सकते हैं। और इसमें आप देखें कि क्लियरली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड है। वेरी सैड और सैड में बड़ा क्लियर फ़र्क है। हर कोई बता सकता है कि इन जब आप यहाँ से वहाँ तक ग्रेजुएट करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी, आप पर्टिकुलर यूज़ के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे वगैरह वगैरह। इससे अगला जो स्केल है वो रेशो स्केल है। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरवल में थी। और इसके साथ साथ फ़र्क ये होता है कि इसमें एब्सोलूट ज़ीरो भी आ सकता है, यानी आप ज़ीरो वैल्यू भी ले सकते हैं। यानी आप नॉमिनल स्केल में देखें विच फ़ोन डू यू यूज़, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़ीरो फ़ोन यूज़ करता हूँ। आप फिर उस रिसर्च के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। या आपका जेंडर क्या है, मेरा जेंडर ज़ीरो है, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि फिर आप उस रिसर्च के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। इसी तरह स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट पे मेरा स्कोर ज़ीरो आया, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो एक सर्टन जगह से शुरू होता है एंड सो ऑन। तो जो स्केल ज़ीरो अकोमोडेट कर सकते हैं वो रेशो स्केल होते हैं, और उनके साथ साथ उसमें ऑर्डर और डिस्टेंस भी होता है और नेम्ड भी होते हैं वो। फॉर एग्जांपल यहाँ दिए हुए कि व्हाट इज़ योर अर्निंग, तो हो सकता है कि आपकी अर्निंग कुछ भी ना हो, ज़ीरो का जवाब दे सकते हैं आप। तो ये मुख्तलिफ स्केल्स हैं। ये इनकी समरी है कि इनमें क्या क्या चीज़ मैथमेटिकली परफॉर्म की जा सकती है। जैसे मीन, मीडियन, मोड। मोड जो है वो सबका निकाल सकते हैं आप, मीडियन नॉमिनल का नहीं निकाल सकते, मीन सिर्फ इंटरवल और रेशो का निकाल सकते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकली लेड आउट होते हैं एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप सिर्फ रेशो की कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मैंने आपको ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो बताई या स्केल्स जो बताए वो इस्टेब्लिश स्केल्स थे। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी उससे मज़ीद आगे बढ़ के बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है एनजाइटी। तो एनजाइटी जो है इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है
फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टेन आउटकम। यानी अभी पता नहीं है पर्टिकुलर चीज़ में क्या होना है, और आप उसके बारे में परेशान हैं, नर्वस हैं, इजी फील नहीं हो रहा आपको, इसको एनजाइटी कहते हैं। तो आप किसको ऑपरेशनली डिफाइन कैसे करेंगे? कि सर्ड स्केल को इस्तेमाल कर लें, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल। या आप उसको उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मेजर कर लें। यानी कि देखें उसकी आंखें ट्विच कर रही हैं कि नहीं, वो हाथों को हिला रहा है कि नहीं, उसका चेहरा या उसके मुख्तलिफ बॉडी मूवमेंट्स के से क्या तासुरात मिल रहे हैं। या आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर लें, स्पेशली स्केप एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, यानी वो उस चीज़ से कहीं भाग तो नहीं रहा। तो इसमें हमने क्या किया कि एनजाइटी जो कि एक वेरिएबल था, उसकी उसको कंसेप्चुअली डिफाइन किया, और फिर उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखे कि ऑपरेशनली कैसे डिफाइन हो सकता है। इसी तरह आप हेल्पफुलनेस को, रूडनेस को और इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स को देख लें, तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये इंडिविजुअल जो है, जब भी इसको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलता है तो ये उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? कि आपने एक हफ्ते में कितने घंटे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, आप एक माइल कितनी देर में भाग सकते हैं, आपका मे बी इनडायरेक्टली वजन कितना है, आप ट्रेल 3 पे टॉप तक कितनी देर में हाइक कर सकते हैं, आप ने आखिरी बार जब फुटबॉल का मैच खेला तो आप कितना भागे, कितने गोल किए आपने, या आप अपने कॉलेज में किस किस टीम में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये मुख्तलिफ उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, जो आपके कॉन्टेक्स्ट में सबसे अप्रोप्रिएट होगी वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं इस कोर्स में। पिछली दफ़ा भी हमने उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि ख़वातीन की एसएमई सेक्टर में, टेक्सटाइल्स के एसएमई सेक्टर में उनको क्या क्या बैरियर्स मिलते हैं बिजनेस करते हुए। तो ये उसी की आज हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स थे हमने डिफाइन कर लिए थे, चार थे: सस्टेनिंग बिजनेस, फाइनेंशियल बैरियर, ऑर्गेनिज्मिक करेक्टरिस्टिक्स और टेक्सटाइल सब सेक्टर टाइप। तो यहाँ पे उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सस्टेनिंग अ बिजनेस की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है कि द एसएमई ओनर इज मेकिंग enough profit to meet her family's financial requirements for more than 1 year। कंसेप्चुअली मैंने डिफाइन कर दिया कि वो इतने पैसे कमा रही है कि वो एक साल तक वो अपनी फैमिली को आराम से सपोर्ट कर सकती है। ज़ाहिर है मजीद कमाएगी, मजीद सपोर्ट करेगी। ऑपरेशनल डेफिनेशन इसके इसकी क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज मोर देन द फैमिलीज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। यानी मुझे और कहीं से पैसे नहीं लेने पड़ते, सारे मेरे बिजनेस से आ जाते हैं। द लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये जो ऊपर हमने कहा कि अब हमें बाहर से कहीं से पैसे नहीं चाहिए, तो ये लेवल जो है पिछले एक साल से ज़्यादा से मैंने अचीव करके रखा हुआ है। तो आप देखेंगे क्लैरिटी से पता चल गया है कि सस्टेनिंग अ बिजनेस का क्या मतलब है। कि ये खातून इतने पैसे कमा रही है कि टोटली इसका घर का खर्चा उससे चल रहा है, उस बिजनेस से, और एक साल से चल रहा है। तो अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई। दुनिया में कोई भी बंदा आपकी डेफिनेशन पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह सबसे आखिर वाले पे चले जाते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर सब टाइप। तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ये है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत सारी सब टाइप्स हैं। जैसे पिछली बार हमने बात की, स्पिनिंग है, ग्रे क्लॉथ मेकिंग है, प्रिंटिंग है, स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कुछ भी हो सकती है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? कि अब जैसे स्पिनिंग क्या चीज़ है, तो स्पिनिंग में धागा बनाना भी आ जाता है, तो धागे की भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऑपरेशनल डेफिनेशन हमने ये रखी कि ये सब सेक्टर वैसे ही है जैसा पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने डिफाइन किया हुआ है उनकी वेबसाइट पे। तो सबके लिए फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ गई, और एवरीबॉडी वुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग। अब इसी को हम मेजरमेंट पे लेके आ रहे हैं। ये जो पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम है, ये वही है जो हमने पिछली स्लाइड पे देखे। अब मेजरमेंट क्या आ गई? कि सस्टेनिंग ए बिजनेस को देखें तो हम मेजर क्या करेंगे? फैमिलीज मंथली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हम देखेंगे कि इनको खर्चा कितना चाहिए होता है। फिर नंबर 2 पे हम देख रहे हैं कि बिजनेस से प्रॉफिट कितना आता है। यानी 1 और 2 को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट जो है वो खर्चा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता।
और प्रॉफिट ड्यूरेशन कितनी रही, हमें 12 महीने चाहिए थी, तो यहाँ से हमें वो पता चल जाएगा। तो फैमिलीज मंथली फाइनेंशियल स्टेट रिक्वायरमेंट जो है, इसके आगे देखिए लिखा हुआ है आई और आर। तो मैं वापस ले जा रहा हूँ आपको वेरिएबल्स की टाइप पे। तो आई का मतलब है इंटरवल, और आर का मतलब है रेशो। यानी ये वाली जो मेजरमेंट लेंगे, ये इंटरवल स्केल पे या रेशो स्केल पे लेंगे। इसी तरह जो बिजनेस का प्रॉफिट है, क्योंकि ऊपर भी पैसे की बात हो रही है, नीचे भी पैसे की बात हो रही है, तो आईआर स्केल पे ही होगा। और जो प्रॉफिट की ड्यूरेशन है वो ऑर्डिनल स्केल पे होगी। यानी 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, या 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो एक ऑर्डर में है, 1 महीना कम होता है, 2 महीने ज़्यादा होते हैं, 3 महीने से ज़्यादा होते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह लास्ट वाले को दोबारा देख लेते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर सब टाइप। तो बहुत सी सब टाइप्स हैं जैसे एमओटीआई ने डिफाइन किया हुआ है। तो इसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? इसमें हम एन, एन का मतलब होता है नंबर। तो स्पिनिंग एक टाइप है, वीविंग एक टाइप है, प्रोसेसिंग एक टाइप है, प्रिंटिंग एक टाइप है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, जो भी हो सकती हैं। तो इससे क्लियरली पता लग जाएगा कि वो किस सब टाइप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अब अ, कह लें कि समरी सी है, ये नीचे जो जिस पेपर को रेफर किया है ये इससे एक्सट्रैक्ट की हुई है, कैपलन 2017 से, द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, मेथडोलॉजी फॉर बिहेवियरल साइंस, रोटलाज। तो सबसे पहले ये कह रहा है, रिमेंबर द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। आपकी रिसर्च को हमेशा आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को गाइड करना चाहिए, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है आपका, वही हर जगह आगे लेके चलना है आपने। फिर कीप एन ओपन माइंड, यानी डू नॉट गेट इनटू, यानी आपका दिमाग बंद नहीं होना चाहिए एक सिंगल केपीआई पे या सिंगल टाइप ऑफ मेजर पे। क्रिएटिवली देखें कि आप इसको इससे बेहतर कैसे मेजर कर सकते हैं। इसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, अवॉइड व्हाट कैपलान, यानी यही वाला पेपर कह रहा है, लॉ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, विच मीन्स बीइंग लॉक्ड इनटू यूजिंग वन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। यानी आपको कोई एक ही चीज़ मिल जाए और आप कहें मैं इसी से अब हर चीज़ को मेजर करूंगा। बोरो फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब है कि जितना दूसरे की रिसर्च पढ़ के उसके टूल्स या उसके मेजरमेंट स्केल्स या उसके क्वेश्चनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर करें। ऑब्वियसली उनको क्रेडिट भी दें, क्योंकि वो इस्टेब्लिश स्केल्स होते हैं, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके होते हैं। आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो आप पे कोई एतराज़ नहीं उठा सकेगा। आपका अपना स्केल होगा तो फिर आपको बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा उसके बारे में, वैलिडिटी के स्पेशली, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। एंटिसिपेट डिफिकल्टीज, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफन अराइज व्हेन ट्राइंग टू मेजर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। आप जब, यानी जैसे हमने सिंपलेस्ट बात की थी ना, कि आप कुकी पकाने लगे हैं, 170 डिग्री पे पकाने लगते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में 170 डिग्री वाला पॉइंट ही नहीं है, वो 150 से 200 पे जा रहा है। तो इस तरह आपको हर जगह मेजरमेंट करते हुए डिफ़िकल्टीज आएंगी कि जो आपको लेवल ऑफ डिटेल चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो आपको रिस्पांस की क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिल रही, लोग जो है वो जिस तरह तुक्के मारते हैं उस तरह आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आपने उनको एंटिसिपेट करके और अवॉइड करने की कोशिश करनी है। एंड डू नॉट फॉरगेट योर यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस हम इंशाल्लाह आगे जब सैम्पलिंग की बात करेंगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुख्तलिफ यूनिट ऑफ एनालिसिस होते हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो हो सकता है मैं एक एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, या एक एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, या एक एक क्लास की बात कर रहा हूँ, या एक एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, या एक एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, या एंड सो ऑन। या अगर मैं फाइनेंशियली देखूंगा तो किसी और एंगल से देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस वाइज देखूंगा तो किसी और एंगल से, एम्प्लॉयबिलिटी देखूंगा तो किसी और एंगल से। तो यूनिट आपका जो भी है आपने उसको कभी भी मिस नहीं करना। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे जी। इसके क्वेश्चन एंड आंसर इंशाल्लाह हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।